इम्पोर्टेंट बात यह है कि निकोलस मदुरो को अमेरिका ले गए हैं और उनका मतलब होगा कि ये दुनिया को दिखाने के लिए और खास करके इस रीजन को दिखाने के लिए कि इस देश का माई बैब जो है वो वॉशिंगटन है और हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। ध्यान बात की कि इकोनॉमी क्यों से ध्वस्त हो गई। जिस देश के पास सबसे बड़ा तेल का भंडार हो उसकी इकोनॉमी कैसे ध्वस्त हो सकती है, लेकिन आप उसमें सैंक्शंस लगा दें कि आप तेल नहीं बेच सकते, तो जो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे भारत में आप कह दें कि आप भाई एग्रीकल्चर नहीं कर सकते तो क्या होगा, हमारी इकोनॉमी तो ध्वस्त हो जाएगी पूरी तरह से। क्षेत्रफल तो ब्राजील का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना है, तो आप पूरा हिसाब लगा लीजिए कि पूरा महाद्वीप कितना बड़ा होगा। तो हमारे जो बहुत ही रिच है रिसोर्स, बहुत ही मतलब अमेजोन यहाँ पे है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नंबर 1 है कि यहाँ पे बोलते हैं आप कहीं पे भी बीज फेंक दीजिए तो यहाँ पे कोई चीज उगाती है। इस तरह का यहाँ पे इतना इतना फर्टाइल है क्योंकि यहाँ पे खेती हुई नहीं। ये भी है कि अमेरिका अपने आप को फिर से असर्ट कर रहा है कि, लेकिन असर्ट कर रहा है केवल एक रीजन में। ये बहुत जरूरी बात है। तो ये भी दिखाता है कि अमेरिका का जो एक ग्लोबल हेजुमन का रोल था वो भी अब खत्म हो रहा है। उसके आपने बात की उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं कि ड्रग का, एक और आरोप लगा उनके खिलाफ कि उनके पास हथियार थे। अगर किसी देश का राष्ट्रपति हथियार नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, और रखेगा तो अपने घर में रखेगा। और वो रखे हुए थे एक हथियार, उसने बोला तो पूरी सेना है। तो वो अमेरिका के कानूनों का किस तरह से उल्लंघन है। अभी जब जिस दिन मदुरो को उठा के ले गए लाखों लोग सड़कों पे आए, और मैंने तो किसी भी वेस्टर्न मीडिया में नहीं देखा किस तरह लाखों लोग मदुरो के सपोर्ट में वहां पे आए। अब ये सवाल उठता है कि आपने मजदूरों को तो उठा लिया लेकिन आपने इन्वेजन क्यों नहीं किया। अगर आप अमेरिका में इतनी ताकत है तो आप इन्वेड कर देते। डोनाल्ड ट्रम्प वेनेजुएला पे रुकेंगे नहीं, वो और हस्तक्षेप करेंगे। किस तरह का हस्तक्षेप कर होगा देखने की जरूरत है। अगर वो खुलेआम कह सकते हैं कि मैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट को भी उठा लूंगा, हालांकि मदुरो चले गए, मदुरो को तो उठा लिया है, लेकिन जो उनका मूवमेंट है जिसको शाविस्ता बोला जाता है वो जिंदा है। नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हम लोग बात करेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में जो सबसे ज़्यादा बड़ी खबर जिसके बारे में बातचीत चल रही है वो वेनेजुएला के बारे में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार जिनके पास है। और वहाँ के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके बेडरूम से सुबह सुबह उठा लिया गया इतवार के दिन। और उस बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए साओ paulo से जुड़ रहे हैं शोभन सक्सेना, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में रह चुके हैं। और लगातार वो यहाँ पे वायर और हिंदू के लिए काम करते रहते हैं। भारत में उनकी वायलेंस हमको पढ़ने को मिलती रहती हैं। और वो ब्राज़ील में ही रहते हैं। ब्राज़ील से वेनेजुएला की सीमा लगी हुई है। और वो अ, इस पर क्योंकि पूरी दुनिया की ही निगाह है तो शोभन से इस बारे में हम लोगों ने बात करने की सोची। तो शोभन, इसको शुरू करें इस बात से कि कैसे, मतलब ब्राजील भी लगा हुआ है, दोनों देश जो हैं वो एक तरह से वामपंथ से जुड़े समझे जाते हैं। हालांकि ब्राजील एक अलग तरह का की डेमोक्रेसी है, वो बात वेनेजुएला के लिए नहीं कही जाती। तो इसको वहां पर कैसे देखा जा रहा है? नीतीश, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इस आपने दावत दी अपने हरकारा डीप डाइव में, और आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने इनिशिएटिव लिया है हरकारा शुरू करने का। तो इससे सबसे पहले कि हम जो अभी घटनाक्रम अभी हो उसकी बात करें, मैं चाहता हूं कि आपके दर्शकों के लिए थोड़ा सा एक थोड़ी पृष्ठभूमि, थोड़ा बैकग्राउंड में दे दूं कि साउथ अमेरिका के बारे में लोगों को बहुत तरह तरह की भ्रांतियां हैं। लोग फुटबॉल के बारे में जानते हैं, सांबा के बारे में जानते हैं, जानते कि यहाँ के बड़े बड़े मशहूर लेखक हुए हैं, गैब्रियल गार्सिया मार्केज, मार्केज वाजस, लोगों का साउथ अमेरिकन लिटरेचर में लोग बहुत जानते हैं, लेकिन राजनीति के बारे में लोगों को थोड़ी कम जानकारी है। यही सब जगह के बारे में। तो बहुत जल्दी से, क्योंकि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ यहाँ पे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेम्स मनरो। उन्होंने एक मनरो डॉक्ट्रिन करके उन्होंने निकाला कि उसके अनुसार जो यूरोपियन पावर्स हैं, खास करके स्पेन, उनको यह अधिकार नहीं था कि वो यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप करें। दक्षिण अमेरिका की बात करें, लैटिन अमेरिका एक बहुत बड़ा एक रीजन है। मैक्सिको से लेकर अर्जेंटीना करीब करीब 30-35 देश है। बीच में सेंट्रल अमेरिका भी आया था जिसमें वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाद टोबैगो, हमारे जो कैरिबियन कंट्रीज भी आते हैं। लेकिन जो लैटिन अमेरिका बोला जाता है बेसिकली वो है
जहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है या पोर्चुगीज। पोर्चुगीज केवल ब्राजील में बोली जाती है, बाकी सारे देशों में स्पेनिश बोली जाती है, क्योंकि स्पेनिश की स्पेन की कॉलोनीज थी। अ, दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं। 7 देशों में स्पेनिश बोली जाती है, ब्राजील में पोर्चुगीज बोली जाती है, और 3 छोटे देश हैं, गयाना, फ्रेंच गयाना और सूरीनाम, जो कि ब्राजील के ऊपर नॉर्थ में है। तो 20वीं शती में यहाँ पे भाई जैसे अमेरिका में हुआ, यहाँ पे आज़ादी हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, लेकिन किसी ने दुनिया में कभी ध्यान नहीं दिया। आपको भी, हम लोगों के 70 के 80 दशक में जो हम लोग बड़े हुए हैं, सब ब्राजील में जानते थे, पेले हुए हैं, ये जीको हुए हैं, बड़े बड़े फुटबॉल प्लेयर हुए हैं, लेकिन यहाँ का राजनीति क्या है किसी क्यूबा को कुछ हम लोग को। राजनीति में शायद क्यूबा के बारे में जानते थे, क्योंकि वो और कास्त्रो क्यूबा जो और कि सबसे छोटा देश है, 1 चे करोड़ की गुवेरा के बारे जनसंख्या में। है क्यूबा की। हाँ, हम्म, क्यूबा के बारे में लोग जानते थे। हम्म, चे गेवारा जो कि अर्जेंटीना से आते थे, उनके बारे में लोगों को पता था, लेकिन वो भी जब फिल्म बनी मोटरसाइकिल डायरी, सब लोगों को पता चला कि वो अर्जेंटीना के थे। लोग ज्यादा उनको उनको भी क्यूबन ही समझते थे लोग। हम लोग भी हम्म, जब मास्टर्स करने पहुंचे हैं दिल्ली में, तब पता चला कि लैटिन अमेरिका क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, उसका कितना बड़ा क्षेत्रफल है। तो आपने क्यूबा की बात की, वो बहुत जरूरी, क्योंकि क्यूबा में जब क्रांति हुई, और हम्म, उसके बाद 60 साल पहले, तो यहाँ पे पूरे खास करके अमेरिका में, यूएस में, यूएस कहूंगा क्योंकि ब्राजील में लोग अमेरिका शब्द का प्रयोग अच्छा नहीं समझते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम भी अमेरिका नहीं, ये भी साउथ अमेरिका है। तो यूएस या यहाँ पे उनको नॉर्थ अमेरिकन बोला जाता है। हम लोग जो अमेरिकन बोलते हैं, यहाँ पे लोग अमेरिकन को नॉर्थ अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिकन नहीं कहते, क्योंकि वो कहते हैं वी आर साउथ अमेरिकन। तो जब क्यूबा में क्रांति हो गई, फिदल कास्ट्रो और che गुवेरा के नेतृत्व में, तो अमेरिका में डर हो गया कि ऐसा ना हो कि क्रांति पूरी साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में फैल जाए, और उसके बाद सोचता कि यूएस में भी फैल जाए। इस बात के डर से उन्होंने यहाँ पे हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो आप देखेंगे 1960 के दशक से एक के बाद एक ब्राजील में शुरुआत होती है। 1964 में मिलिट्री कू होती है, जिसको वो हरी झंडी दिखाते हैं जॉन एफ कैनेडी, जो कि बहुत बड़े एक डेमोक्रेट माने जाते हैं, और यहाँ पे मिलिट्री कू होती है। उसके बाद एक करके एक के बाद एक अर्जेंटीना, चिली, सब देशों में मिलिट्री को जाती है। और जो सरकारें थीं, उस वक्त सरकारें एक थी, वो डेमोक्रेटिक थी, हालांकि लिबरल थी, लेफ्ट लीनिंग कोई भी नहीं थी, लेकिन वो लिबरल थी, और उन बड़ी सही सरकारें थी। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर देश जो इस रीजन के, वो हमेशा जो नॉन लैंड मूवमेंट रहा है, उसके भी मेंबर्स रहे हैं, शुरू से रहे हैं। ब्राजील भी था। और 1976-70 में इंदिरा गांधी आई थी यहाँ पे एज प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पे। फिर 2008 में मनमोहन सिंह आए, तो बहुत बड़ा लंबा गैप भी हो गया और भारत के स्थान पर के। तो जब ये मिलिट्री कू हो गई सब जगह, तो इन देशों में जो लेबर मूवमेंट्स थे या लेफ्ट के मूवमेंट थे, उनको बहुत ही ब्रूटैलिटी के साथ कुचला गया। बहुत लोग, हजारों लाखों लोग मारे गए। ब्राजील में उतना नहीं, ब्राजील में 3-4 हजार लोग मारे गए, लेकिन चिली में सब लोग जानते हैं कि अगुस्तो पिनिशो ने बहुत ही ज्यादा बर्बरता के साथ 30-40 हजार लोग चिली में मारे गए, अर्जेंटीना में मारे गए। खास करके जो स्टूडेंट्स मूवमेंट है, उनको बहुत तरह से कुचला गया, दबाया गया, बहुत से लोग मारे गए। तो ये सिलसिला चला करीब करीब 20-25 साल। इसका संदर्भ क्या था? संदर्भ था कोल्ड वॉर, शीत युद्ध, जो कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में हो रहा था। तो सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए अमेरिका ने इन देशों को एक करके मिलिट्री डिक्टेटरशिप पे आपने दे दिया कि आप ही चलाइए। क्योंकि ये सल्वाडोर अलेंदी जो चिली के प्रेसिडेंट थे, सोशलिस्ट थे, उनकी हत्या हुई 1972 में, सीआईए ने कू की। तो ये पूरा 20-25-30 साल तक सीआईए और यूएस के बहुत ही एक गंदा खेल चला। उसके बारे में जानकारी हालांकि है, जो जो लोग फॉलो करते हैं लैटिन अमेरिका, वो जानते हैं, लेकिन आम दर्शक इसके बारे में शायद इतना नहीं भारतीय और जानते। हिंदी भाषी शायद उतना ना जानते हों जितना। हाँ, एक अंग्रेजी भाषा भी मैं देख रहा हूँ, टाइम्स इंडिया पढ़ रहा हूँ मैं, जिस तरह की खबरें छप रही वेनेजुएला के बारे में, उसको केवल फेक न्यूज ही कहा जाता है कि मदुरो साईं बाबा के भक्त हैं। इसके बारे में 3-4 रिपोर्ट में पढ़ चुका हूँ, जो कि ठीक है, वो एक फैक्ट है, लेकिन वो बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट बात नहीं है इस वक्त कि जो हो रहा है जो। तो फिर 80 के दशक में, और 80 का दशक खत्म होते होते यहाँ पे फिर से डेमोक्रेसी का रिवाइवल होता है साउथ अमेरिका में, और वो ब्राजील के शो होता है, क्योंकि ब्राजील में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, लाखों लोग सड़कों पे आए, और फिर से यहाँ पे सरकारें बनना शुरू हुई एज ए डेमोक्रेसी। उसके बाद और देशों में, क्योंकि आप देखते हैं कि सोवियत यूनियन खत्म हो जाता है,
वो रशिया बन जाता है। तो जो शीत युद्ध का, जो कोल्ड वॉर का खतरा था अमेरिका के लिए, खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा ठीक है, इनको लैटिन अमेरिका को, साउथ अमेरिका को जो करना है करने दो। तो सब देशों में शुरुआत होती है, लोकतंत्र वापस आता है। लेकिन वो जो सरकारें थी वो भी आप कह सकते हैं कि सेंटर राइट या लिबरल किस्म की सरकारें थी। अमेरिका से बहुत उनके रिश्ते थे अच्छे से। 2002 में एक बहुत भारी परिवर्तन यहाँ पे हुआ कि ह्यूगो चावेज वेनेजुएला में सत्ता में आ जाते हैं। और वो उसको कहते हैं बोलिवारियन रेवोल्यूशन, बोलिवारियन क्रांति, क्योंकि सामन बोलिवार वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि लैटिन अमेरिका के देशों को स्पेन से आज़ादी दिलाई। बोलिविया, इक्वाडोर, इन सब देशों का, अर्जेंटीना, चिली था। तो यहाँ पे बहुत बड़ी क्रांति होती है एक तरह से ह्यूगो चावेज के नेतृत्व में। और वो एक, आप उसको सोशलिस्ट कह लीजिए या वामपंथी कह लीजिए। यहाँ का वामपंथ भी थोड़ा बहुत ही अलग किस्म का वामपंथ है। उसको हम भारत के वामपंथ से, यूरोपियन वामपंथ से के साथ मिला के नहीं देख सकते हैं। उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, क्योंकि यहाँ पे वामपंथ का कैथोलिक चर्च के साथ भी बड़ा अच्छा संबंध है। और यहाँ पे एक अलग मूवमेंट रहा है, प्रोग्रेसिव चर्च का बहुत बड़ा मूवमेंट यहाँ पे रहा है, जिसको लिबरेशन थियोलॉजी बोलते हैं। और चर्च ने कैसे, आप कह सकते हैं लेफ्टिस्ट टाइप के चर्च हैं। चर्च ने कहा कि कैसे हम लोगों को आज़ादी दिलाएंगे, जो ऑपरेशन है, एक्सप्लॉयटेशन है, उससे। खैर वो बहुत लंबी बात है। तो फिर वो ह्यूगो चावेज वेनेजुएला में आए 2002 में। 2003 में लूला ब्राजील के प्रेसिडेंट बन गए। और एक तरह के बाद सभी दक्षिण अमेरिकी देशों में, चिली, इक्वाडोर, बोलीविया, सब में जो है, अब मैं यूज करूंगा सोशलिस्ट वर्ड यूज करूंगा, वामपंथी यूज नहीं करूंगा, सरकारें आई। एक और चीज शायद कहते थे, वो सब ऐसे देश, ऐसे नेता आए, ऐसी सरकारें आई जो अमेरिका परस्त नहीं रही। अगर हम ये कहें कि जो एक वो उन्होंने एक इंतजाम कर लिया था कि वो एक जो मनरो डॉक्ट्रिन के हिसाब से कि अमेरिका परस्त रहे, जो भी हमारे लोग रहे हमारे हिसाब से, चाहे वो मिलिट्री लीडर हो या चुनी गई सरकारें हो, पर वो हमारे हिसाब से काम करें। पर उसके बाद फिर उनमें एक अस्मिता की बात जो आती है कि हम अपना, हमारी अपनी पहचान है, हम अपने हिसाब से चीजें तय करेंगे। हाँ। और फिर वहां पे आके शायद अमेरिका को फिर दिक्कतें उनके साथ होनी शुरू हुई। और तो वही आपके एक, जो अगर आप पूछते हैं कि यहाँ पे जो उसको बोलेगा पिंक टाइड, गार्डियन हमेशा यूज सोच करता है पिंक टाइड, दे नेवर यूज द वर्ड रेड वेव, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये लाइट सोशलिस्ट है। लेकिन उस सोशलिज्म जो अगर यहाँ का है, तो उसके तीन मुख्य पैमाने हैं। पहला, कि हमारे जो संसाधन है उस पर हमारा अधिकार होगा, चाहे वो तेल हो, चाहे वो, क्योंकि आप समझ लीजिए कि यहाँ की जो जनसंख्या, पूरे दक्षिण अमेरिका की जनसंख्या है करीब 450 मिलियन है, मतलब 45 करोड़ के आसपास है। और क्षेत्रफल तो ब्राजील का क्षेत्रफल भारत से 3 गुना है। तो आप पूरा हिसाब लगा लीजिए कि पूरा महाद्वीप कितना बड़ा होगा। तो हमारे जो बहुत ही रिच है रिसोर्स, बहुत ही, मतलब अमेजोन यहाँ पे है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में नंबर 1 है। कि यहाँ पे बोलते हैं आप कहीं पे भी बीज फेंक दीजिए तो यहाँ पे कोई चीज उगाती है। इस तरह का यहाँ पे इतना इतना फर्टाइल है, क्योंकि यहाँ पे खेती हुई नहीं। तो पहला तो हमारे संसाधन जो, उस पर अधिकार हमारा होगा। दूसरा, हमारी विदेश नीति जो है वो हमारे अपने हक में करेंगे, ना कि किसी और देश के का, जैसे अमेरिका का खेल है या किसी और के खेल नहीं खेलेंगे, अपने हक में करेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की, क्योंकि इस रीजन में इनइक्वालिटी बहुत रही हमेशा से। जो जो वाइट यूरोपियन सेटलर्स थे, या बहुत ज्यादा अमीर है, और गरीब थे तो बहुत ज्यादा गरीब थे। लोग सब जानते हैं कि अमेरिका में लेके गए अश्वेत लोगों को कैसे लेकिन सबसे ज्यादा जो अफ्रीकन आए वो साउथ अमेरिका में आए। ब्राजील में 3 गुना ज्यादा अफ्रीका से लोग लाए गए जितने कि अमेरिका में आए, जिसके बारे में लोग जानते नहीं। क्योंकि हम, जब मैं फोटो देखता था, हम लोग जब कि सब लोग तो यहाँ पे वाइट दिखते हैं, लेकिन जब ब्राजील की फुटबॉल टीम खेलती थी तो ये तो कहते कि ये समझ में नहीं आता कि वाइट है कि ब्लैक है कि किस तरह का है। हाँ? तो वो इनकम इनकम इक्वलिटी में दक्षिण अमेरिका बहुत ज्यादा, तो हम इस इनइक्वलिटी को खत्म करेंगे। तो बेसिकली यही 3 चीजें हैं कि समाजवाद को समझने की। तो वो करीब सिलसिला चला, 15 साल तक चला बिना किसी दिक्कत के, और बहुत भारी परिवर्तन हुआ दक्षिण अमेरिका में। लेकिन ब्राजील में मैंने अपनी, मैं तो 2012 से यहाँ पे हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा किस तरह का सामाजिक परिवर्तन हुआ है। और उसको हम, उसकी जो उसका इम्पैक्ट हम भारत तक देखते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट कैश ट्रांसफर स्कीम, जो कि इंडिया में NREGA करके बना बाद में, वो ब्राजील से इंस्पायर होके हुआ।
ब्राजील से टीम गई थी 2010 में, और उन्हें एक पायलट प्रोजेक्ट किया दिल्ली में। इसके बारे में बहुत कम लोग, मैंने इसके बारे में लिखा है, लोग कम जानते होंगे। और उससे इंस्पायर होकर इंडिया में फिर वो महात्मा गांधी एनर्जी स्कीम लॉन्च हुई थी। तो दुनिया की पहली कैश ट्रांसफर स्कीम ब्राजील में आई थी। और उसके जो पूरे सिस्टम है कि महिला को मिलेगा, घर की महिला को मिलेगा, आदमी को नहीं मिलेगा, सब यहीं पे ब्राजील में किया गया। और इस तरह की स्कीम, तो एक जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है कि कैसे कि एक विकासशील देश को आप कैसे एक वेलफेयर स्टेट बनते हैं, उसके लिए एक बहुत अच्छा मॉडल दक्षिण अमेरिका में हमको देखने को मिला। यहाँ तक सब बातें ठीक थी। अब हमने, क्योंकि पहले बात की शीत युद्ध हुआ सोवियत यूनियन के बीच में और अमेरिका के बीच में, अब हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर 2.0, एक नया शीत युद्ध बिटवीन यूएस और इस बार चाइना के साथ। क्योंकि चाइना जो है, यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज है उन सबके साथ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। ब्राजील के साथ करीब 140 बिलियन, 150 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। और बाकी सब देशों के साथ भी उसका बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर चाइना, ने यहाँ पे अरबों खरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया है। तो अब जब से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक नया डॉक्ट्रिन लगाया जिसको लोग बोल रहे हैं डनरो डॉक्ट्रिन। मनो डॉक्ट्रिन का नया फॉर्म डनरो है। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे चाइना के इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए इस रीजन को, जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं, हम अपना अधिकार फिर से जमाएंगे इस पे। और इस सिलसिले में, और ये एक्चुअली 2002 में भी, सॉरी, मैं ह्यूगो चावेज 1999 में सत्ता में आए थे, और 2002 में उनके खिलाफ एक कू हुई थी जो कि सीआईए ने ऑर्गेनाइज की थी। लेकिन उस कू के बावजूद ही वो फिर से सत्ता में बने रहे। लेकिन 2014-15 के बाद हमने देखा कि सभी देशों में लूला भी जेल गए। अर्जेंटीना की प्रेसिडेंट थी, उनको भी, उनके खिलाफ भी जो लॉफेयर होता है, जो कि इसमें कि अमेरिकन को बहुत ही ज्यादा महारत हासिल है कि जो उनको पसंद नहीं आता उसके खिलाफ वो कुछ ना कुछ करके उसको जेल भिजवा देते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान भी जेल में बैठे हुए हैं। वो भी इसका खास इसी नतीजा, लेकिन वो अलग मुद्दा है, उसमें हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। तो ये हुआ, तो अब यहाँ पे फिर से हस्तक्षेप होना शुरू हुआ। राइट विंग के प्रेसिडेंट बने जिनको कि ओपनली सपोर्ट दिया गया अमेरिका की तरफ से। अभी हावियर मिलेई अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं, और इलेक्शन होने वाला था फिर से, और उनको हार निश्चित थी, और अमेरिकन को $20 बिलियन का लोन इलेक्शन से एक हफ्ते पहले दिया कि इकोनॉमी जो है गड़बड़ा रही है, थोड़ी सुधर जाए। तो इससे ज्यादा आप किसी देश में जहाँ इलेक्शन होने वाला है, आप उसको $20 बिलियन, जिस देश की जनसंख्या 4.5 करोड़ है, आप देते हैं, तो उसकी, ये तो इलेक्शन इंटरफेरेंस है। तो ये इस तरह ये है कि कैसे अमेरिका कोशिश कर रहा है कि साउथ अमेरिका में जो चाइना का इन्फ्लुएंस है, और कुछ हद तक रशिया का इन्फ्लुएंस है, रशिया का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है इकोनॉमिकली, बट मिलिटरली थोड़ा था वो वेनेजुएला में, उसको कम किया जाए। और जो यहाँ की जो विदेश नीति जो इंडिपेंडेंट हो गई थी, उसको भी कम किया जाए। तो इसके जो जो ये वेनेजुएला में जो हुआ है, ये उसी का पार्ट है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ है। अमेरिका ने दिखाया कि वो क्या कर सकते हैं। अगर आप हमारे खिलाफ जाएंगे तो आपके घर से आपको उठा लेंगे। लेकिन अब ये जो कहानी है, इसमें बहुत सारा विवाद है। हुआ क्या एक्चुअली इसके बारे में लोगों, क्योंकि यहाँ की जो जो गार्डियन में और न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा है, सीएनएन में छप रहा है, और जो यहाँ मैं लोकल मीडिया में देख रहा हूँ, ब्राजील में या अर्जेंटीना में या वेनेजुएला में, बहुत भारी अंतर है। हुआ क्या किसी को पता नहीं है। किसी ने उनके साथ धोखा किया, किस तरह से उनको हैंड ओवर कर दिया गया। 80 लोग मारे गए हैं, उसमें से 30 क्यूबा के सिपाही थे जो कि उनके इंटरनल सिक्योरिटी रिंग के पार्ट थे। किसने उनको मारा? डेल्टा फोर्स ने मारा कि किसी और ने मारा? बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है अभी, और आई थिंक ये बातें धीरे धीरे खुल के आएंगी। लेकिन वो एक डिटेल है जो कि इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट बात यह है कि निकोलस मदुरो को अमेरिका ले गए हैं, और उनका मतलब होगा कि ये दुनिया को दिखाने के लिए, और खास करके इस रीजन को दिखाने के लिए, कि इस देश का माई बैब जो है वो वॉशिंगटन है, और हमारे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। और ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि इस साल कोलंबिया में इलेक्शन होने वाला है मई में, और ब्राजील में चुनाव होने वाला है अक्टूबर नवंबर में। और बहुत लूला फिर से चुनाव लड़ेंगे, और जो कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं पेत्रो, जो कि बहुत खुल के बोल रहे हैं, और ट्रंप उनको भी धमकी दे चुके हैं कि हम तुमको भी उठा लेंगे। तो ये सब बातें जानकारी, तो क्योंकि ये एक किस तरह से एक जो ग्लोबलाइजेशन का एरा था जो 90 के दशक में शुरू हुआ, हालांकि सब लोग उसके
हम लोगों को शुरू से पता था, कुछ लोगों को पता था कि ये ग्लोबलाइजेशन जो है एक विधि तरह का धोखा ही है, कुछ ग्लोबलाइजेशन नहीं होगा, अमेरिकन डोमिनेशन ही होगा। लेकिन वो धीरे धीरे अब वो एरा खत्म हो चुका है। अब दुनिया जो है हिस्सों में बट रही है, और एक तरफ से मल्टीपोलरिटी की बात चल रही है, एक तरफ ये भी है कि अमेरिका अपने आप को फिर से असर्ट कर रहा है कि, लेकिन असर्ट कर रहा है केवल एक रीजन में। ये बहुत जरूरी बात है। तो ये भी दिखाता है कि अमेरिका का जो एक ग्लोबल हेजुमन का रोल था वो भी अब खत्म हो रहा है। बिल्कुल। जिनका कि हम हेजुमन करेंगे, लेकिन अपने अपने रीजन में करेंगे, बाकी रीजन जो है आप लोग हाँ, संभाल मतलब लीजिए। वो उस पर भी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, पर पहले वेनेजुएला पे थोड़ा सा जूम इन करते हैं कि मदुरो जो है वो वहाँ पे पिछली बार जो चुनाव थे उसको लेकर खासा विवाद था, और उन्होंने जो है मचाडो, जो जिसको उनको नोबेल अवार्ड मिला, नोबेल प्राइज मिला, उनको उन्होंने चुनाव लड़ने नहीं दिया। फिर उसके बाद अ, ये कहा गया कि वो फर्जी चुनाव जीता है उन्होंने जो है। तो उनकी उनकी कोई छवि ऐसी बहुत अधिक लोकप्रिय और उस तरह की, जैसा कि मतलब मैं तो पश्चिमी प्रेस से को पढ़ता हूँ, इसलिए मतलब तुम्हें आपको शायद ज्यादा पता होगा इसके बारे में कि कैसे वो वहाँ वहाँ की सच्चाई क्या है। पर जाहिर तौर पे एक डिसफंक्शनल डेमोक्रेसी की तरह वेनेजुएला को यहाँ पर देखा जाता रहा उस तरह से। और उसके बाद अब जब फिर अमेरिका की जो हरकत है, ये तो खैर ये भी अपने आप में अजीब है, हालांकि भारत और कई देशों ने उसके बारे में कुछ बोला नहीं है कि ये कोई स्टैंड नहीं लिया है। पर जाहिर तौर पे किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को उठा लेना ऐसे उनके बेडरूम से, और कहना कि ये, और उनको फिर अगले अगले शॉट में वो एक कैदी की तरह एक अदालत में पेश करना, और उन आरोपों के साथ जो कि बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा तसल्ली और सब्सटेंशियल ऐसे आरोप नहीं है उन पे कि भाई आपने अमेरिका के खिलाफ कुछ किया, ड्रग्स खुद बेचे या ड्रग लॉर्ड हैं या जो भी। एक नॉइज उसके चारों तरफ खड़ी होती रहती है। पर ये वेनेजुएला की डेमोक्रेसी की कहानी क्या है कि वहां पे एक नेता को, जो कि शायद जिसने डेमोक्रेसी को गेम किया हुआ था, या फिर वो सचमुच एक एक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता है। देखिए दिलीप, यहाँ पे दो तीन बातें हैं। जिससे आपने बात की उनके खिलाफ जो आरोप लगे हैं कि ड्रग का, एक और आरोप लगा उनके खिलाफ कि उनके पास हथियार थे। अगर किसी देश का राष्ट्रपति हथियार नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? और रखेगा तो अपने घर में रखेगा। और वो रखे हुए थे हथियार, उसके बाद तो पूरी सेना है। तो वो अमेरिका के कानूनों का किस तरह से उल्लंघन है? तो आप सोच लें कि किस तरह के बेबुनियाद लगाए गए हैं। हालांकि आपने जो बात की उसकी, 2013 में ह्यूगो चावेज की मृत्यु हो गई, और उन्होंने निकोलस मदुरो को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था जाने से पहले। इनकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। ये बस कंडक्टर हुआ करते थे। मदुरो बस कंडक्टर रूप में काम करते थे, और वहां से काम करते करते कि एक वहाँ के लेबर मूवमेंट से जुड़े, फिर वो ह्यूगो चावेज के मूवमेंट आ गए। उनके सपोर्टर्स को शाविस्तास कहा जाता था, उनके साथ जुड़ गए, और वो काफी उभर के आए उसमें। इलेक्शन हुआ 2014 में, उन्होंने जीता। उसके बाद 2014 में जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त ओबामा प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने भी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस यहाँ पे किया था। वो कोशिश की गई थी कि किस तरह से इनकी सरकार को गिरा दिया जाए। जहाँ की इलेक्शन की बात है, मैंने यहाँ की मशीन देखी है। वेनेजुएला की जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है, आई थिंक इट इज द मोस्ट एडवांस सिस्टम इन द वर्ल्ड, इवन बेटर देन ब्राजील। आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि भारत में भी चर्चा बहुत होती है, जानना बहुत जरूरी है किस तरह से इलेक्शन होता है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, और उसमें स्क्रीन होती है, और आप जब अपना कैंडिडेट अपना चुनते हैं तो उसका चेहरा उस स्क्रीन पे सामने आता है, और तब आप कंफर्म करते हैं। उसमें एक स्लिप निकल के आती है। उस स्लिप में आपका वोट दिखाता है कि आपने इसको वोट दिया है, और आप उस स्लिप को एक बॉक्स में डालते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन की काउंटिंग होती है, और फिर उन स्लिप्स की अलग काउंटिंग होती है। नॉट ऑल बट 10% रैंडमली पिक्ड अप, और इट हैज टू मैच 99.9%। 99.9, क्योंकि स्लिप में मशीन है, थोड़ा बहुत गलती तो हो भी सकती है ना, काउंटिंग में भी गलती हो सकती है उसमें भी। लेकिन 99.9% वो स्लिप और मशीन का जो रिकॉर्ड मैच होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो वैलिड नहीं। इस तरह से इलेक्शन होता है वेनेजुएला में। और ब्राजील के इलेक्शन में, क्योंकि मैं जा चुका हूँ वोटिंग बूथ में, देखे वहां भी इस तरह से होता है।
पार्टी का सिंबल नहीं होता है, कैंडिडेट का नंबर होता है। आप जाइए, बटन दबाइए, कैंडिडेट नंबर दबाइए, लूला का नंबर 13 है, लूला का चेहरा आएगा स्क्रीन पे और आप उसको कंफर्म करेंगे और तब आप बाहर जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक दिन में इलेक्शन होता है, सुबह से शाम, और 3 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि जब वही है। तो ये कहना, और वेनेजुएला में जब इलेक्शन हुआ तो ओएएस करके ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स, उसके ऑब्जर्वर्स आते हैं इंडिया से भी, हमारे भारत से भी ऑब्जर्वर ब्राजील में भी आ चुके हैं, वेनेजुएला में भी जा चुके हैं, सब जगह से ऑब्जर्वर आते हैं। और सबने माना कि इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। हालांकि इलेक्शन बहुत टाइट था, लेकिन धांधली नहीं हुई। लेकिन आप देखिए, ओएएस जो है उसका रोल भी निष्पक्ष नहीं रहा है, क्योंकि बोलीविया में इलेक्शन हुआ था कई साल पहले, जिसमें कि इवो मोरालेस जीते थे, और ओएस ने कह दिया कि नहीं जीते हैं, उनके खिलाफ एक कू हो गई, वो उनको भागना पड़ा, मेक्सिको गए, और फिर वो साबित हो गया कि ओएस ने यहाँ पे अमेरिका के बिहाफ पे गड़बड़ी की थी। तो देखिए, ये अमेरिका का जो इंटरफेरेंस है वो बहुत यहाँ पे, कि हम लोग उसको भारत में रहकर नहीं समझ सकते। भारत हालांकि इंटरफेरेंस भारत में, हमारे तो पाकिस्तान में तो उन्होंने शुरू से उसको पाल के रखा हुआ है, और भी हम देखते हैं कि कैसे मिडिल ईस्ट में इंटरफेरेंस होता है, कि जिस तरह का इंटरफेरेंस यहाँ पे होता है उसको हम लोग समझना बहुत जरूरी है। जहाँ बात की कि इकोनॉमी क्यों से ध्वस्त हो गई, जिस देश के पास सबसे बड़ा तेल का भंडार हो उसकी इकोनॉमी कैसे ध्वस्त हो सकती है? लेकिन आप उसमें सैंक्शंस लगा दें कि आप तेल नहीं बेच सकते, तो जो आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है आप उसको ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे भारत ने आप कह दें कि आप भाई एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो क्या होगा? हमारी इकोनॉमी तो ध्वस्त हो जाएगी पूरी तरह से। तो वही वेनेजुएला के साथ हुआ। तो लगभग 20 सालों से जो आप सैंक्शंस कर रहे हैं, हम लोग भी, भारत तो वेनेजुएला से बहुत ज्यादा तेल खरीदता था, सैंक्शंस हो गए तो हम नहीं खरीद पाए। तो हम ईरान से खरीदते, तो ईरान पे सैंक्शन हो गए तो हम ईरान से भी नहीं खरीद सकते हैं। तो अमेरिका डिसाइड करता है कि भाई आप कहाँ से तेल खरीदेंगे और किस दाम पे खरीदेंगे। दिस कॉल्ड द, क्योंकि उनकी जो पेट्रो डॉलर है, उनकी जो करेंसी है, वो ऑयल के साथ लिंक्ड है। तो इकोनॉमी हुई, काफी सफरिंग हुई वेनेजुएला में, से आप कोई डिनाई नहीं कर सकता। बहुत से लोग वेनेजुएला छोड़ के कोलंबिया चले गए। ब्राजील में भी बहुत सारे रेफ्यूजीज है, रेफ्यूजीज के यहाँ तो ओपन बॉर्डर है, यहाँ रेफ्यूजी होने का प्रश्न नहीं है, कोई भी किसी देश में जा सकता है। तो चले गए बहुत सारे लोग, तो वो कठिनाइयां हैं वहाँ पे। हालांकि वेनेजुएला की जनसंख्या करीब करीब 3 करोड़ है, लेकिन आपको पता है उसका क्षेत्रफल कितना है? फ्रांस, जर्मनी और स्पेन वेनेजुएला में समा जाएंगे। अगर आप दुनिया के मैप पे देखेंगे तो छोटा सा देश लगता है, लेकिन फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे 3 यूरोपियन देश वेनेजुएला में समा जाएंगे। तो उस देश में कितने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। तो अमेरिका ने वहाँ की इकोनॉमी को बर्बाद किया, फिर वहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम इंटरफेरेंस किया, ये मशादो उनको नोबेल प्राइज भी दिला दिया। और भी बहुत सारे कैंडिडेट थे, पहले एक तो और आए आपको थे लगता है वो। मशाडो जेन्युइन डेमोक्रेटिक लीडर नहीं है आपके हिसाब से? मतलब मडूरो नहीं जो है, है। लेकिन उनके पास देखिए, इलेक्शन तो बहुमत से होता है ना। अगर आपके पास 45% है और मधुर के पास 55% है, तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते ना। तो आप कहें कि भाई इलेक्शन में धांधली हुई और मैं ही इलेक्शन, हमने इलेक्शन इधर धांधली होती हम जीत जाते हैं, तो कौन निश्चय करेगा इस बात का कि इलेक्शन में धांधली हुई कि नहीं हुई? अब डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा था कि अमेरिका में भी धांधली हुई इलेक्शन, वो हारे जब जो बाइडन से 2020 में, तो उन्होंने कहा धांधली हुई इसलिए मैं हारा। तो उसको कौन, उसको 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 उसमें कौन निश्चय करेगा उसका? देखिए, एक इलेक्शन ही ऐसा मामला है, दुनिया में हर चीज के बारे में नियम है। स्पेस के बारे में नियम है, अंतरिक्ष के बारे में नियम है, महासागरों में नियम है कि कैसे कोई ऑपरेट करेगा। इलेक्शन के बारे में कोई अंतर्राष्ट्रीय नियम नहीं। 20-25 ऐसे देश हैं जहाँ पे इलेक्शन होते नहीं है। सऊदी अरेबिया में तो इलेक्शन होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उससे आप बोलेंगे इलेक्शन करा लीजिए। चाइना में इलेक्शन होता नहीं होता, इलेक्शन करा लीजिए। तो एब्सोल्यूट मोनार्की है चाइना, सऊदी अरेबिया में, क्या करेंगे आप? लेकिन एक ट्रेडिशन है कि ऑब्जर्वर्स होते हैं। जब इलेक्शन होता है तो उस देश में ऑब्जर्वर्स जाते हैं दूसरे देशों से, और वो अपनी रिपोर्ट देते हैं कि भाई हमको इलेक्शन में जो प्रैक्टिसेस थी कि ठीक नहीं थी, दबाव नहीं, तो एक अ, लेकिन वो रिपोर्ट जो है, ऑब्जर्व रिपोर्ट, कोई बाइंडिंग नहीं होती है किसी भी देश में, आप उससे कुछ नहीं कर सकते। अब इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के इलेक्शन में उन्होंने उसको चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट तक, और सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया कि भाई हमको नहीं लगता कोई धांधली हुई, तो हमारा मैटर क्लोज हो गया। लेकिन उन्होंने मैटर क्लोज नहीं किया, वो अभी बोलते हैं कि मैंने इलेक्शन जीता है। तो वेनेजुएला का इलेक्शन जो हुआ, उसकी पुष्टि की यहाँ की जो वहाँ की जनरल असेंबली है, नेशनल असेंबली,
उन्होंने रिजल्ट की पुष्टि की। हालांकि मदुरो के फेवर में नहीं है वो असेंबली, उसमें अपोजिशन के बहुत सारे एमपीज कह सकते हैं जो हैं वहाँ पे। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ के इलेक्शन कमीशन ने, पूरी जो प्रोसेस ने किया कि भाई इलेक्शन इस तरह से वो ठीक हुआ। तो उसके बाद तो आप कहे कि हम नहीं मानते, तो फिर तो आप नेपाल मॉडल ले आइए, जला दिए सब कुछ। और और कोई जब दो रास्ते हैं नहीं ना। हम्म, तो मदुरो ठीक है, मदुरो ने, मैंने कहा कि मदुरो ने हर नेता गलती करता है, हर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वही गलती उन्होंने की होंगी, लेकिन उन्होंने वो गलती नहीं की जिसके आधार पे वो चुने गए थे, कि अपने संसाधनों को हम नहीं बेचेंगे, अपनी विदेश नीति के साथ हम कोई संबंध नहीं करेंगे, और जिन लोगों को उन्होंने, जो नीचे से उठाया हुआ, जिन लोगों, हम्म, जो गरीब तबका है, उसके साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अभी जिस दिन मदुरो को उठा के ले गए, लाखों लोग सड़कों पे आए, और मैंने तो किसी भी वेस्टर्न मीडिया में नहीं देखा किस तरह लाखों लोग मदुरो के सपोर्ट में वहां पे आए। अब ये सवाल उठता है कि आपने मदुरो को तो उठा लिया, लेकिन आपने इन्वेजन क्यों नहीं किया? अगर आप, ये अमेरिका में इतनी ताकत है, तो आप इन्वेट कर देते। क्योंकि वो पता है कि आप सेना अपने अंदर लेके जाएंगे तो बहुत भारी घमासान युद्ध होगा और बहुत ज्यादा खून खराबा होगा। क्योंकि वेनेजुएला के लोग तैयार बैठे हैं, वहां पे मिलिशिया है, 4.5 लाख लोगों के पास कलिश्निकोव गन वहां पे दे रखी है लोग। मिलिशिया है इस तक, जो लेबर मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, शविस्ता से जुड़ा हुआ है। तो एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन ये कहना कि भाई, देखिए, अमेरिका ही डिसाइड करेगा कि इलेक्शन सही हुआ कि नहीं हुआ, वही डिसाइड करेगा कि आप तेल बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, वही डिसाइड करेगा कि किसको नोबेल प्राइज दिया जाए, वही डिसाइड करेगा कि कौन असली राष्ट्रपति है। मशादों से पहले एक और थे, मैं उनका नाम भूल रहे हैं, जिन्होंने अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया था, और वो यूएस गए थे, यूएस की जॉइंट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस, सेनेट और नेशनल कांग्रेस में उन्होंने वहां पे भाषण दे दिया था, हम्म, और सब लोग, डेमोक्रेट रिपब्लिकन, सब लोग के उनके ताली बजा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप भी और नैन्सी पेलोसी, सब लोग। क्योंकि एक ऐसा मामला है, देखिए, वेनेजुएला बहुत लंबे समय से निशाने पर रहा है, ये अभी नहीं हो, क्योंकि एक मॉडल बन गया था वो ऐसा। और ह्यूगो चावेज के टाइम में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा बोलते थे, बहुत ज्यादा मुखर थे, बहुत ज्यादा आर्टिकुलेट थे। हालांकि ऐसा नहीं कि सब लोग बहुत पसंद करते, ब्राजील में भी काफी लोग हैं जो कि आप लेफ्ट से जुड़े हुए, लेकिन वो उनको ज्यादा पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यहाँ की पॉलिसी कभी कन्फ्रंटेशनल नहीं रही कि हम कैसे जो है कन्फ्रंट करें। लेकिन ये हुआ कि थोड़ी इंडिपेंडेंट हो गई है कन्फ्रंट पॉलिसी, दूसरे देशों के संबंध बहुत ज्यादा हो गए, और न केवल चाइना के साथ, भारत के साथ, ब्रिक्स, ब्राजील एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है, ब्रिक्स का भी फाउंडिंग मेंबर है, और अब और भी देश यहाँ पे जुड़ गए हैं। देखिए, अब एक और आप एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपके यहाँ अर्जेंटीना, बोल्सोनारो, जैसे बोल्सोनारो था ब्राजील में, तो वैसा मडुरो वैसे नहीं है। और दूसरी बात मैं पूछना चाह रहा था कि वहाँ की जो लोकल प्रेस में आप, जो जो लैटिन अमेरिकन अखबारों में या वहाँ के टीवी चैनल्स क्या दिखा रहे हैं जो कि पश्चिमी प्रेस में नहीं दिखलाई पड़ता है? देखिए, बोल्सोनारो तो राइट विंग के है ना, वो तो हम्म, आप कह सकते हैं दक्षिणपंथी, एक्सट्रीम हम्म, राइट विंग। हम्म, और उनको भी और उनका इलेक्शन हुआ डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन होने के बाद, हम्म, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको पूरा सपोर्ट दिया, उनको बुलाया मारो लागो और मायामी में, उनको सपोर्ट देते रहे। हम्म, और जब बोल्सोनारो इलेक्शन हार गए, तो उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की टोन अपनाई कि मैं हारा नहीं हूं, मुझे हराया गया है, इलेक्शन में धांधली हुई है। और इलेक्शन में धांधली होने का, क्योंकि देखिए, बहुत, नीतीश, यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन है ब्राजील का, इट इज हेडेड बाय अ सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वो इलेक्शन कमीशन नहीं होता है, अ सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हेड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफ ब्राजील। उनका 3 साल का टर्म होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी काम करते हैं और इलेक्शन कमीशन में भी काम करते हैं। क्योंकि अगर कोई विवाद होगा तो मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में ही जाएगा, किसी लोकल कोर्ट में नहीं हम्म, जाएगा, इट इज ऑलरेडी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट जज। तो हम्म, बोल्सोनारो ने कहा कि भाई मैं हार गया, मैं तो उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और वो इलेक्शन लूला के इनॉग्रेशन से पहले ही भाग गए, अमेरिका चले गए, मायामी चले गए, और यहाँ पे ब्राजीलिया में भी जनवरी 6 में, जैसे अमेरिका में वाशिंगटन में राइट होता है, राइट यहाँ पर ब्राजीलिया में हुआ। तो किस तरह से आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिका का यहाँ पे है। और खास करके यहाँ का जो राइट विंग है हर देश में, जाविर मिलेई हैं अर्जेंटीना में, अभी चिली में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, कास्ट, ये सब अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप के मॉडल को ही अपना रहे हैं, बेसिकली उन्हीं की तरह की जुबान, उन्हीं की तरह की राजनीति, इमिग्रेंट्स के खिलाफ बोलना। हालांकि पूरा ये माथी भी इमिग्रेंट से बना हुआ है, तो किसके खिलाफ बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, सभी इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे,
यहाँ पे तो जैसे उत्तर अमेरिका में भी सभी इमिग्रेंट्स ही है। बिल्कुल बिल्कुल। कौन है वहाँ का नेटिव है, नेटिव को तो आपने रिजर्वेशन में जानवरों की तरह बंद कर दिया है। तो ये है नहीं है। तो उस वापस आते हैं। तो मदुरो का जो इलेक्शन था वो मेरे नज़रिए से ठीक ठाक था, धांधली नहीं हुई थी और वो इलेक्शन जीते थे। अब बोल्सोनारो सन का कंपैरिजन हमको करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। ठीक है। मैं कह रहा था कि ये जो अभी जो उठाया मदुरो को, इसके बारे में आपने कहा हाँ, कि आपके मीडिया के बारे हमने में। हाँ, देखिए, यहाँ का मीडिया, ब्राजील का मीडिया, अर्जेंटीना में देख रहा हूँ, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे जो डिस्कस हो रही है कि मदुरो को धोखा किसने दिया, इस बात पे बहुत चर्चा हो रही है। और हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं डेल्सी रोड्रिगेज जो अभी वहाँ के राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, कुछ लोग उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्रपति हैं, उनके भाई जो है वो नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट हैं। इस पे लोग हैं। कुछ लोग उनकी जो उनकी जो सिक्योरिटी डिटेल थी उसकी चीफ पे इशारा कर रहे हैं। कुछ लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोल रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, कहते हैं कि फॉग ऑफ वॉर, जो युद्ध का धुंध जो है अभी वो साफ नहीं हुआ है। तो कहना बहुत मुश्किल है, और किसी की तरफ निशाना करना कि इन्होंने धोखा दिया, ये मेरे ख्याल से बहुत गलत बात होगी। लेकिन ये बात तो साफ है कि कुछ ना कुछ हुआ है, क्योंकि इस तरह से डेल्टा फोर्स कितने भी स्ट्रांग हो, किसी देश की राजधानी में जाके लैंड करना और एक ऐसी जगह पे जहाँ पे कि वो बहुत ही प्रोटेक्टिव स्पेस था, वहां पे उनके बहुत ज्यादा उनकी सुरक्षा थी, और उनको उठा लेना इतना आसान नहीं है। और अटैक होने से पहले वहां की लाइट, पूरी सिटी की लाइट बंद कर दी गई। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि उन्होंने साइबर अटैक से किया। यहाँ पे जो मैं सुनने को देख रहा हूँ कि लाइट को लोकली बंद किया गया था, किसी ने स्विच ऑफ किया है यहाँ से। तो अभी ये सब बातें धीरे धीरे खुल के आएंगी। लेकिन एक तो ये है पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये भी साफ है कि हालांकि मदुरो चले गए, मदुरो को तो उठा लिया है, लेकिन जो उनका मूवमेंट है, जिसको शाविस्ता बोला जाता है, वो जिंदा है। और डेल्सी रोड्रिगेज में लोगों को विश्वास है क्योंकि उनके जो पिता थे, उन्होंने एक जो कह सकते हैं आप सोशलिस्ट मूवमेंट की शुरुआत वेनेजुएला में उन्होंने की थी। उन्होंने पहली पार्टी बनाई थी और फिर वो बात ह्यूगो चावेज के साथ जुड़ के उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ये मूवमेंट, उसकी जड़ें जो समाज में बहुत गहरी है, और गहरी इसलिए है क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि इनकम इनक्वालिटी, सामाजिक असमानता बहुत रही यहाँ पे। तो जिन लोगों को उससे बेनिफिट हुआ है वो तो उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि आप समझिए कि जैसे कि आप यही समझिए कि अगर मैं, हालांकि अंदर कंपेरिजन सही नहीं होगा, जैसे भारत में जो दलितों की स्थिति है, या एक हम नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी साथ आप खड़े हुए हैं। क्यों आप खड़े हुए इतने सालों से? अब इसलिए के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने जो आपको जो एक ताकत दी, सामाजिक ताकत दी, उन्होंने रिकग्निशन जो दिया, पहले किसी ने नहीं दिया। सही तो बात। कुछ भी आप उनके साथ खड़े रहेंगे। ठीक है। और मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 4 और बनी, एक बार अपने दम पे बनी, अकेली बनी। तो एक खासा तबका है, वो केवल दलितों का नहीं है, बाकी जिसको जिसकी बहुजन कहा जाता है वो उनके साथ खड़ा रहेगा, खड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। उसमें उलटफेर, ऊंच नीच तो होती रहती है, राजनीति, वो तो राजनीति का पार्ट है, वो तो हमेशा वो चलता रहेगा। तो इस तरह का आप समझिए कि यहाँ पे जो अफ्रीका से लोग लाए गए स्लेव्स बना के, उनके जो वंशज हैं, ये जो मिली जुली नस्ल के लोग, उनके साथ तो बहुत ज्यादती हुई। तो उसमें जो भारी परिवर्तन हुआ उसको यहाँ के जो लोकल एलीट है, जो कि आप कह सकते हैं कि वाइट एलीट है, और जो रिच लोग हैं, जो पैसे हैं, उन्होंने उसको नहीं किया। कि मैं जब ब्राजील में आया शुरू शुरू में 2012 में, तो चलता तो कि जाता था एयरपोर्ट पे, तो मैंने लोगों को सुना इस बारे में कंप्लेन करते हुए कि एयरपोर्ट अब बस अड्डे की तरह दिखने लगा है। एयरपोर्ट एयरपोर्ट नहीं रहा, बस अड्डा बन गया है। क्योंकि क्योंकि जो लोग कभी हवाई सब जहाज तरह में के सफर लोग, नहीं सब करते तरह थे, के लोग उन्होंने देखने उन्होंने लगे। सफर कर उन्होंने सफर शुरू। तो आपको देखेंगे एयरपोर्ट में, अब बरमूडा में हवाई चप्पल पहन के लोग जा रहे हैं जहाज में। तो उनको इतना भारी परिवर्तन जब समाज में होता है तो उसमें रिएक्शन होना वाजिब है, और रिएक्शन हुआ। हमने ये कहानी बहुत देशों में देखी है। और जब आपको अमेरिका ऐसा माई बाप बैठा हुआ आपके ऊपर कि लोकल लीड के साथ कि हम, आप करो, आप विद्रोह करो, कू करिए, जो भी करिए, हम आपको सपोर्ट देने को तैयार है। हालांकि अब तो इस हद तक कि मिलिट्री सपोर्ट, मिलिट्री इंटरवेंशन।
जो कि वेनेजुएला के साथ हुआ, आपने पहले नेवल ब्लॉकेट कर दिया पूरी, आपने वहां पे अपनी सदर्न कमांड की नेवी को पूरा लगा दिया, ट्रिनिडाद टोबैगो से लेके कैरिबियन पूरा आपने घेर दिया, पहले नेवल ब्लॉकेट किया। तो जिस देश की इकोनॉमी खतरे में हो उसका नेवल ब्लॉकेट कर दें, उसके टैंकर्स आप चुरा के ले जाएं, फिर उसके प्रेसिडेंट को किडनैप कर ले और कहेंगे भाई ये देश तो ठीक नहीं चल रहा है। हम्म। तो ये तो एक, इसमें दो सवाल और हैं शोभन की, कि ये एक, कि ये पूरा का पूरा, जैसे कि रूस यूक्रेन के साथ अभी युद्ध में है, या उस पर हमला किया हुआ उन्होंने, और उस पे उम्मीद ये की जा रही थी कि अमेरिका जो है यूक्रेन के साथ होगा, और वो जैसे जो कि पूरा यूरोप चाह रहा है इस समय। और फिर चीन को लेकर, ताइवान को लेकर ये बात लगातार उठती रहती है कि ताइवान पे, तो अब क्या ये दुनिया इस तरफ जाती हुई दिखलाई पड़ रही है कि जहाँ पे तीनों जो महाशक्तियां हैं, इसमें जाहिर तौर पे अमेरिका और चीन महाशक्ति हैं, रूस जो है वो दिख रहा है पर उतनी बड़ी महाशक्ति है उस तरह से पहले जैसी नहीं है वो। पर तो उसमें अब ये है कि तीनों ने अपनी अपना अपना इलाका, जैसे जैसे बम्बई में अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं अपने अपने इलाके बांट लेते हैं कि हमारे इलाके अब ये हैं, अब इसको हम, यह इलाका हम चलाएंगे, यहाँ की वसूली हम करेंगे, यहाँ के डंडे हम चलाएंगे। तो ये इस तरह से देखना, देखेंगे इसको हम, या कैसे देखें इसको? कुछ हद तक सही है देखना, क्योंकि अभी अभी जब ये हुआ वेनेजुएला का में जो कांड हुआ, तो एक सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप पे मेरे पास भी आया, एक एक नक्शा दुनिया का आया, वो तीन, उसमें तीन एक लगा था ट्रम्प, तो उसमें उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, और एक जगह लगा था पुतिन, उसमें रूस और पूरा सेंट्रल एशिया और कुछ हद तक जो मिडिल ईस्ट, हम लोग वेस्ट एशिया बोलते हैं, मिडिल ईस्ट नहीं हम्म। बोलते हैं, वो हिस्सा। और एक तरफ लिखा था शी, जो कि उन्होंने पूरा पैसिफिक रीजन, और ये भारत भी उसमें शामिल हो गया है, और लिखे ईरान तक की उनके। तो ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी कहना मुश्किल है, हालांकि हालांकि ये बात सही कि महाशक्तियों का दौर वापस आ गया है। और हाँ, मैं रूस को ही महाशक्ति मानूंगा, क्योंकि हालांकि उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है, वो डॉलर टर्म में नहीं है, लेकिन आप देखिए कि दो ही देश ऐसे हैं दुनिया में, जो कि तीन देश जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं। एक है यूएस, एक है रशिया, तीसरा है ब्राजील। इनके पास पानी है, बहुत बड़ा भू क्षेत्रफल है, जंगल है, एग्रीकल्चर है, सब कुछ है। अगर आप इनको बंद कर दें, जैसे ब्राजील फॉर एग्जांपल, आप अपने दुनिया को शट आउट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप अपने आप सर्वाइव कर सकते हैं। ये कहानी अमेरिका की, यही कहानी रूस की। रूस के पास तो बहुत बढ़िया क्षेत्रफल है, पानी भी है उनके पास, पेट्रोलियम है, गैस है, एनर्जी है, बहुत बड़ी सेना है, इतने न्यूक्लियर बम में दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं। तो वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है इस मामले पे। तो रूस के पास हालांकि उनकी इकोनॉमी शायद 2.5 ट्रिलियन डॉलर है, इससे ज्यादा नहीं है, $2 ट्रिलियन है, लेकिन एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा है। मैं तो जब 2012 में गया था तो मैं तो दंग रह गया, मुझे पता कि 60 उस वक्त 65% लोगों के पास कॉलेज डिग्री है थी रूस में, कॉलेज की डिग्री। अमेरिका में अभी 30% लोगों के पास कॉलेज डिग्री नहीं है, और उसमें भी जो कॉलेज डिग्री उनके पास जो बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए ज्यादातर। आई थिंक भारत से, चीन से, तक मैं पता 11-12 लोग तो इंडिया से जा रहे हैं हर साल, और ये स्थिति और देशों से लोग जा रहे हैं। तो डिग्री वहां पे कौन कर रहा है? बाहर के लोग ज्यादा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो एक दौर, अभी ग्लोबलाइजेशन का जो दौर था वो तो खत्म हो रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अभी दुविधा ये है कि उसके बाद क्या आएगा। जैसे कि बहुत बात होती है मल्टीपोलैरिटी की, कि एक बहुध्रुवीय मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा, और उसमें अमेरिका एक पोल रहेगा, बाकी पोल जैसे रूस है, चीन है, भारत है, ब्राजील है, और शायद अफ्रीका का कोई देश, दक्षिण अफ्रीका या नाइजीरिया भी उसमें ईयू है, हो ईयू सकता रहेगा। है। यूए है, या अफ्रीकन यूनियन इन टोटल कैन बी ऑल्सो, एक एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगा। तो उस तरह की स्थिति तो हो रही, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कि क्या होगा। हालांकि जो जैसे ब्रिक्स का इमरजेंस हुआ पिछले 10-12 सालों में, बहुत ही, एक मेरे ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले वो 5 मेंबर्स थे, 5 से 10 हो गए, अब 20 हो गए। इस साल उम्मीद है कि भारत में होगी इसके समिट, शायद 20 से 30 हो जाए। तो आप देखेंगे कि जो देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, जो एशिया के देश हैं, वो से जुड़ना चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि ब्रिक्स एक अपने आप में एक ध्रुव बन जाए। और ये डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि
हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर की चिंता करेंगे, फिक्र करेंगे, उसको डोमिनेट करेंगे। ये भी दर्शाता है कि एक तरह से अमेरिका ने इस बात को रियलाइज कर लिया कि अब उनकी कैपेसिटी नहीं रही है कि आप हर फ्रंट पे लड़ सकें। अब जैसे कि रूस यूक्रेन का मामला है, तो आपने यूक्रेन को जितना आप दे सकते थे आपने सब कुछ दे दिया, $300 बिलियन दे दिए, हर तरह का हथियार दे दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? एवरीथिंग इज गॉन अप इन स्मोक। आपने, यूरोप ने और अमेरिका ने पूरा दम लगा दिया जितना कर सकते थे आप। आपने एक ही काम नहीं किया, अपने सैनिक नहीं भेजे अभी तक। वो काम आप इसलिए नहीं करेंगे कि आपके, अगर आपके 20, 30, 300, 400 सैनिक मर गए तो आपकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ये भारी फर्क है। रूस में 80,000, 90,000 मर सकते हैं, लेकिन उनकी राजनीति में फर्क नहीं पड़ने वाला है उससे। लेकिन अगर आपके तो 300 बॉडी बैग्स आ गए वापस, तो आपकी तो राजनीति खत्म हो जाएगी, पूरी खत्म हो जाएगी। और हो ही रही, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत भारी परिवर्तन हो रहा है। किस तरह से राइट विंग दक्षिणपंथ वहाँ पे बढ़ रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो मेरे ख्याल से हम अभी देखें कि ये जो कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लक्स, एक बदलाव का दौर हम लोग जी रहे हैं। और जब बदलाव होता है तो उसमें बहुत उथल पुथल होती है, और उसमें खून खराबा भी होगा। और ये पहली बात नहीं है। 90 के दशक में हम लोग देख चुके हैं, सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ, उसके बाद मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ, इराक पहला वॉर हुआ, दूसरा वॉर हुआ। तो यही बात है, एक बदलाव हो रहा है, और इस बदलाव में कहते हैं जैसे गेहूं के साथ खून भी पीसा जाता है ना, पीसा जाएगा। हमने देखा ही पिछले सालों में, पिछले 1 साल में या 2 सालों में गाजा में क्या हुआ, ईरान पे बमबारी हुई, येमेन पे बमबारी हुई, अभी वेनेजुएला में हो गया। रूस यूक्रेन तो चौथा साल में चल ही रहा है। और आपने ताइवान की बात भी की, तो ताइवान का मामला देखिए कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो चीन का, मैं मानता हूँ चीन का अपना मामला है, या चीन का और ताइवान के बीच का मामला है। और एक्चुअली इन माय ओपिनियन तो चीन और ताइवान के बीच करीब $600 बिलियन का ट्रेड होता है। तो चीन को क्या जरूरत है कि उसको वो ऑक्यूपाई करे? उसे, अगर आप किसी कंट्री को ऑक्यूपाई करते हैं फोर्सफुली, तो पहली चीज उसकी इकोनॉमी ध्वस्त होगी। चाहे अगर किसी तरह का भी युद्ध होगा, हाँ, अगर चीन उसको कोशिश करता है लेने की, चीन के लिए मेरे ख्याल से 24 घंटे का काम है लेना, चीन की इतनी बड़ी मिलिट्री ताकत। लेकिन होगा क्या, ताइवान की इकोनॉमी जो है ध्वस्त हो जाएगी, और चीन की, और उसका मतलब है कि उसका असर चीन पे भी होगा। जब आप $600 बिलियन का आप किसी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो आप इसको क्यों ध्वस्त करना चाहते हैं? तो, और ये चीन का मॉडल अलग है। हालांकि चीन एक अलग किस्म का मॉडल है, और इसके बारे में मैंने जो पढ़ा है, सबसे जो सटीक बात चीन के बारे में हेनरी किसिंजर ने एक किताब में लिखी थी, कि उनका जो मॉडल है वो फोर्स का नहीं है, वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं अपनी सॉफ्ट पावर से। बिल्कुल। सॉफ्ट और पावर ट्रेड क्या है? ट्रेड से, इकोनॉमी। हमने इकोनॉमी का नया मॉडल दे दिया। आप देखिए यूट्यूब पे, और मैं ट्विटर पे देखता हूँ, केवल अगर बहुत साल पहले चीन के बारे में आप केवल खराब ही खराब बात आती थी। अब आप ट्विटर पे जाइए, यूट्यूब पे जाइए, हजारों वीडियो हैं, कम से कम 20-30 तो भारत के जो व्लॉगर्स हैं, जो चीन में बैठ के वीडियो बना रहे हैं और आज़ादी से घूम रहे हैं कि चीन की सड़कें कितनी अच्छी हैं, और चीन के ब्रिजेस कितने अच्छे हैं, मेट्रो वहाँ की कितनी अच्छी है। हम्म, तो अब तो चीन को प्रोपेगेंडा अपना करने की जरूरत है ही नहीं। अब दूसरे बिल्कुल। लोग जाके चीन का प्रोपेगेंडा कर रहे हमने अभी बात की थी हैं। आकार से इस बारे में, मेड इन चाइना और चाइना राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र के बारे में। तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि मेड इन चाइना कितना बुरा शब्द था हमसे 25 साल पहले, और अब जो है वो हर तरह से अपनी सुपीरियरिटी साबित कर चुका है। पर आखिरी में ये बात करते हुए मैं समझ रहा था कि वेनेजुएला में जो अभी हुआ, इसके आगे अभी क्या लोग क्या समझ रहे हैं कि क्या होगा वहां पे अब इसके बाद? देखिए, दो तरह के यहाँ पे आशंकाएं हैं। मैं रीजन की बात करूंगा, और दूसरी बात में, पहली आशंका तो यह है कि, क्योंकि मैंने पहले कहा कि कोलंबिया में और ब्राजील में इलेक्शन होने वाला है, और दोनों ही देशों में जो आप कह सकते हैं लेफ्ट की सरकार है, तो इन दोनों देशों में किस तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है। मैं मिलिट्री इंटरफेरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अमेरिका के पास बहुत तरीके इंटरफेरेंस करने के, क्योंकि उन्होंने एक फाउंडेशन बना दिया जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर देंगे ब्राजील की मीडिया को, और सिखाएंगे कि कैसे आप लोग जर्नलिज्म करें। ठीक है। हम्म, और सोशल मीडिया उनके पास है, हम्म, ट्विटर भी उनके पास है, और फेसबुक भी उनके पास है, इंस्टाग्राम भी उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, उसको भी करके कर सकते हैं। हालांकि उसका इस्तेमाल पहले भी हो चुका है,
उसके बावजूद लूला जीते थे 2022 में। really? तो एक उस बात का खतरा है कि किस तरह का इंटरफेरेंस हो सकता है, क्योंकि अपने पहले टर्म में जब ये बने थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, तो उन्होंने स्टीव बैनन के नेतृत्व में एक ग्रुप बनाया था, और उस ग्रुप का काम ये था कि कैसे दक्षिण अमेरिका में हम अपनी विचारधारा को फैलाएंगे। उन्होंने बहुत तरह काम किया। बोल्सोनारो के बेटे को, एडुआर्डो बोल्सोनारो, जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं छुप के, क्योंकि उनको यहाँ पे उनकी तलाशी हो रही है, उसको उसका अध्यक्ष बनाया था। उनका यही काम था कि, तो ये देखिए निधि, बहुत हम लोग बात करें वेनेजुएला के बारे में, लेकिन आई थिंक कभी हम लोग शायद बाद में बात करें। डोनाल्ड ट्रंप को समझना बहुत जरूरी है, और मैं जब डोनाल्ड ट्रंप को समझना चाहता हूं तो मैं डोनाल्ड ट्रंप को नहीं सुनता, मैं स्टीव बैनन को सुनता हूं। स्टीव बैनन ये बात 1 साल पहले कह चुके हैं, जो आज हो रहा है, कि किस तरह से इस बार हमारा प्रोजेक्ट है ग्रीनलैंड से लेके पनामा को डोमिनेट करना। और ये जो भी वेनेजुएला में हुआ है, ये कहानी ग्रीनलैंड में दोहराई जाएगी। हालांकि मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं हो, क्योंकि वो यूरोपियन है, भाई बंधु है, तो वहां पे अलग तरह से होगा। आइसलैंड भी जा सकता है। तो ये बात स्टीव बैनन ने 1 साल पहले इलेक्शन जीतने के एकदम बाद बोली थी। उन्होंने इनॉग्रेशन और हुआ भी नहीं था, उन्होंने बोला कि हमको चाहिए ग्रीनलैंड से लेकर पनामा, हमको चाहिए। और वो क्यों चाहिए? उसकी, अमेरिका की जो स्थिति है, वो अब ऐसे सरवाइव नहीं कर सकता एज ए कंट्री अनलेस उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। और मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज्यादा आइडियोलॉजिकल प्रेसिडेंट हैं रोनाल्ड रेगन के बाद। रोनाल्ड रेगन जो 80 के दशक में बने थे, उसके बाद से जितने प्रेसिडेंट आए, कोई बहुत आइडियोलॉजिकल नहीं रहा, चाहे वो बुश हो चाहे क्लिंटन हो। क्लिंटन ने तो कह दिया था आइडियोलॉजी इज डेड, कोल्ड वॉर खत्म हो गया, आइडियोलॉजी इज डेड, आई एम बियॉन्ड आइडियोलॉजी, विचारधारा है ही नहीं। उसके बाद जॉर्ज बुश उन्होंने युद्ध किए, ओबामा तो अलग किस्म के, उन्होंने चेंज का, लेकिन उस चेंज का मतलब क्या था अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है, क्योंकि जितना उन्होंने चेंज किया वो उतना चेंज कम नहीं हुआ। तो ये, और डोनाल्ड ट्रंप का एक अभी जो उनका मूवमेंट, मागा मूवमेंट है, ये एक प्रॉपर मूवमेंट है, और इस मूवमेंट को समझने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व और बहुत काम किया उन्होंने। और ये एक को कहते हैं डिसमिस कर देना कि ये राइट विंग है, एक्सट्रीम राइट है, ये है वो है, उससे काम नहीं चलेगा। उसको समझने की जरूरत है कि इस मूवमेंट का पर्पस क्या है, और उसका पर्पस जो है वो केवल अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका में भी उन्होंने एक स्थिति कर दी है, गृह युद्ध वाली स्थिति कर दी है। अमेरिका में भी हो रहा है, लोगों को उठाया जा रहा है। 10 लाख लोगों को डिपोर्ट कर चुके हैं 1 साल में, बहुत बड़ा नंबर है। बॉर्डर पे खबर कभी, क्योंकि बॉर्डर यहाँ में हमारे कुछ भारतीय लोग भी जो जाते हैं यहाँ से अमेरिका, जो इंडिया से आते हैं, पंजाब से आते हैं, यहाँ से होके आते हैं, पहले जाते थे, सब कह रहे हैं पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं, कोई नहीं जा रहा है। तो एक इस मूवमेंट का, माओ मूवमेंट का मकसद क्या है, और कि अमेरिका पे तो हो गया असर, इसका असर दक्षिण अमेरिका पे होगा, दुनिया पे इसका असर होगा, और कैसे बिल्कुल। असर होगा ये जानने की जरूरत है हमको। तो ये आशंकाएं कि डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला पे रुकेंगे नहीं, वो और हस्तक्षेप करेंगे। किस तरह का हस्तक्षेप कर होगा देखने की जरूरत है। अगर वो खुलेआम कह सकते हैं कि मैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट को भी उठा लूंगा, तो ये तो हम लोग आप कह सकते हैं कि जो कैपिटलिज्म का गैंगस्टर स्टेज आ हाँ चुका है, बिल्कुल, जंगल राज की बात है ये तो, कि मतलब जंगल आया भाई। है। हाँ, क्योंकि अब पूंजी से ये एक बेसिकली तो पूंजीवाद का ये एक ही क्राइसिस है कि अब इसके बिना नहीं चलेगा, अब आपको उठाना ही पड़ेगा, लो बंदूक के बल पे चलेगा। जब माओ जेडोंग ने कहा था पावर फ्लोस फ्रॉम द बैरल ऑफ गन, उन्होंने बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कहा था। अब ये यूएस का तो हमेशा रहे हैं, ये तो देखिए अमेरिका का इतिहास रहा है पूरा, ये गन बोर्ड डिप्लोमेसी 19वीं सदी में चाइना के साथ कर चुके हैं, लैटिन अमेरिका से कर चुके हैं, 20वीं सदी में तो फिर सद्दाम हुसैन, इराक, अफगानिस्तान, पूरा एक खेल देखा हुआ हम लोगों ने कैसे। वियतनाम, अफगानिस्तान, बिल्कुल, हाँ। वियतनाम, अफगानिस्तान, कोरिया, दुनिया कोई भाग छोड़ा नहीं। हम्म, ये हमारे जो क्षेत्र में भी इनडायरेक्टली तो रहा ही हमेशा। पाकिस्तान बिल्कुल। को कैसे कि उन्होंने प्रॉप की 35 साल की जो पाकिस्तान की जो डिक्टेटरशिप है, वो किसने बनाई, किसने सस्टेन हम्म, की? हम्म, अभी आसिम मुनीर को द ग्रेटेस्ट फील्ड मार्शल कौन कह रहा है? पाकिस्तान में भी नहीं लोग नहीं कह रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो ये, और एक तरह से तो जो अमेरिका की जो राजनीति, विदेश नीति रही, उसकी कंटिन्यूटी है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। पहले आपने अटैक किया इराक को, बस मैं 2 मिनट और लूंगा, तो आपने आराम से। डेमोक्रेसी और फ्रीडम के नाम क्या किया कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी लेके आएंगे हम्म, और फ्रीडम लेके आएंगे, वो तो नहीं हुआ। अब अटैक कर रहे हैं आप, सीधे बोल रहे हैं हम तेल लेने के लिए आए।
हम्म। तो ये बदलाव हो गया। तो अब जो ये हम वो जो भी एक पर्दा था वो हटा दिया आपने कि हाँ उसमें कोई जो तमीज मास की था बात वो जो नहीं रही। फसाद था। अभी अब हम्म। तो क्या कहते हैं कि भाई गुंडा राज में तो फिर गुंडा राज में तो अब जरूरत नहीं है ना मास्क लगाने की। हम तो हम्म। तेल लेने के लिए आए और तेल हमारा है। हम्म। तो डेमोक्रेसी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ह्यूमन राइट्स, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब वो सीधे खुला खेल है कि और ये इस तरह से होगा। और उसको उनको अमेरिका की पूंजीवाद को बचाने का उनको लगता है। हालांकि और भी तरीके हैं, और भी मॉडल हैं, और भी लेके हैं। बर्नी सैंडर्स जैसे लोग भी हैं अमेरिका में, और भी लोग, ऐसा नहीं कि एक ही। लेकिन जो जिस तबके से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, 70 के दशक में ये बिजनेसमैन बने और उसमें रियल एस्टेट, आप समझ सकते हैं 70 के दशक में न्यूयॉर्क का रियल एस्टेट कैसे होगा पूरा, इज नॉट लेजन माफिया। तो उनका जो माइंडसेट है, उनके साथ जो पीछे लोग जुड़े हुए हैं, पूरे टेक बिलियनियर्स उनके पीछे आ गए हैं। तो मैं कि दुनिया को डोमिनेट करना है तो अब हमको यही मॉडल और उधर फिर अपनाना है। एप्स्टीन पेपर्स और मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं, तो उसको भी उनको देखना है कि उस बीच वो कैसे अपने वो मैं रेटिंग वेटिंग एप्स्टीन पेपर को मैं इसलिए ज्यादा महत्व नहीं दूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर 95 केसेस चले जो वो राष्ट्रपति पद से हट गए थे। 95 केसेस और $450 मिलियन का जुर्माना हुआ उनके ऊपर, जो कि उन्होंने दिया। और उनको उसमें कम से कम 90 साल तक की जेल हो सकती है, और एक भी केस में कन्विक्शन नहीं हुआ। ठीक है। और वही केस ब्राजील में बोल्सोनारो के खिलाफ चलाया गया कि इन्होंने देश की राजनीति को, डेमोक्रेसी को हड़पने की कोशिश की, और बोल्सोनारो जेल में बैठे हुए हैं और 27 साल का जेल हो गया उनको, सेम केस में। तो आप ये भी फर्क देखें ना, अमेरिका कहता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ये है, रूल ऑफ लॉ है, और 95 केसेस में आपने वो केस लाए, या तो केस झूठे थे, या फिर वो आपके पास इतना एविडेंस नहीं था आप उनका कन्विक्शन कर सकें, या आपने इतनी हाँ हिम्मत नहीं थी मतलब कि आप उनका कन्विक्शन कर सकें। तो ये सब बातें अब अमेरिका में, लेकिन अ, अमेरिका एक तस्वीर दर्शा कि अमेरिका में कितनी ज़्यादा क्राइसिस हो चुकी है। डोमेस्टिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, और इंटरनेशनल लेवल पे तो उनका जो अमेरिका की इमेज थी, जो कि हालांकि वो हॉलीवुड ने बड़ी तरबियत के साथ बनाई थी इमेज की, अमेरिका में ये बहुत ही अमेरिका केयर्स फॉर ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, ये सब, वो अमेरिका की इमेज भी अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो उसका भी फर्क पड़ेगा। पर इसमें फिर एक और जो बात है, जो फिर रह दो के जो विश्व युद्ध के बाद जो एक था कि संयुक्त राष्ट्र बना, और वो एक एक जगह थी जहाँ पे लोग बैठ के बात कर सकते थे, और उसमें कुछ महाशक्तियां वीटो कर सकती थी। पर हम देख सकते हैं गाजा में के दौरान क्या हुआ, या अभी क्या हो रहा है, वेनेजुएला को लेकर क्या हो रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र की भी एक तरह की प्रासंगिकता जो है वो घटती चली जा रही है इस अराजकता के बीच में। तो सन 45 के बाद जो हुआ एक जो पीरियड आया इंटरनेशनलिज्म का, और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ बना और बहुत सारे और संगठन बने। अभी अभी खबर आई है, मैं व्हाट्सएप पे देख रहा था, हमारा ग्रुप है यहाँ लोकल, यहाँ का, साउथ अमेरिका का, कि डोनाल्ड ट्रंप 66 ऑर्गेनाइजेशन से निकल गए। अमेरिका ने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ दिया है आज। तो जब वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, इसका मतलब ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ था, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उससे हम बाहर जा रहे हैं। हम्म। जो आप लॉलेसनेस करेंगे, आपने कहा जंगल राज होगा, तो आपको इंस्टीट्यूशन को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आप इंस्टीट्यूशन में रह के आप लॉलेसनेस नहीं कर सकते, उसको छोड़ना हम्म। ही पड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना, और भारत को जगह मिली उस वक्त जबकि आज़ाद मुल्क नहीं था। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर बन गए जबकि आज़ाद आज़ाद मुल्क नहीं थे। और अब जब आप कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया है, सबसे बड़ा मुल्क है आबादी उसके लिए, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट नहीं है, ब्राजील के लिए सीट नहीं है, दक्षिण हम्म। अफ्रीका के लिए सीट नहीं है, हम्म। और अब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश जो कि अब चौथी पांचवी इकॉनमी है और बहुत बड़ी ताकत नहीं है, वो दोनों बैठे हुए हैं उसमें। तो जो आपने जो ढांचा में जो आपने मूलभूत परिवर्तन नहीं किया, तो जो कहते हैं जैसे कि इट डजंट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ टुडेज वर्ल्ड। अब अब आप गाजा में इतना एक साल खून खराबा हो गया, आप कुछ नहीं कर पाए। यूक्रेन का 3 साल से युद्ध चल रहा है, आप कुछ नहीं कर पाए।
ईरान पे बमबारी हुई जो कि बिल्कुल ही इलीगल है, आप उस पर कुछ नहीं कर पाए, तो आई थिंक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो रेलिवेंट हो ही गए, यूएन हो, इसको एक वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, बट द गुड न्यूज इज दे आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर ऑर्गेनाइजेशंस। ऐसा नहीं कि उसके अदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आ रहे, जैसे मैंने ब्रिक्स की बात की, हालांकि लोग कहते हैं ब्रिक्स, इतना विश्वास मेरा काफी है कि अब, क्योंकि जब आप भारत को ब्रिक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, जब आप भारत को कोई दर्जा नहीं देंगे, आप संयुक्त राष्ट्र में नहीं बैठने देंगे, आईएमएफ में नहीं बैठने देंगे, वर्ल्ड बैंक में नहीं बैठेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम अपना बैंक बनाएंगे, तो ब्रिक्स जी, बैंक बना, नहीं वो हालांकि भी, उतना और बड़ा नहीं है, साथ में ये भी कि चीन का जो पूरा मतलब जो ग्लोबल साउथ के साथ जो पूरा एक इकोनॉमिक एंगेजमेंट है, वो वो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चीज हो रही है, जो कि जिसको लेकर भी ये जो पश्चिमी देश में परेशान है इस बात को लेकर कि कैसे वो इतना इतने मजबूत कितनी तेजी से होते चले जा रहे हैं, तो क्योंकि पहले एक बाजार थे जो आप आपके कब्जे के लिए मतलब उपलब्ध बाजार थे, वो अब उस तरह से नहीं रहे। आ, इसी पिछले हफ्ते की खबर थी कि जो BYD जो कार है वो अब टेस्ला से ज्यादा बिकने लगी है। तो ये आपने कंज्यूमर बीवाईडी की मॉल बात की, मैं बीवाईडी की बात की, और मैं तो ऊबर इस्तेमाल करता हूँ, तो यहाँ पे अक्सर बीवाईडी और शेरी करके एक और चाइनीज कार है आती है, तो ड्राइवर से पूछता हूँ कि भाई कैसी कार है, तो कहते हैं ऐसी कार तो कभी देखी नहीं, ऐसी कार, और वो उसमें ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे ऐसे वो है। और भी मैंने सुना कि Xiaomi की कार आ रही है, Xiaomi जो कि मोबाइल फोन बनाता है, उनकी कार आती है, कार है आने वाली है, जो कि कार एक मोबाइल फोन है बेसिकली, आप उसको मोबाइल फोन की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो आप जो कहते हैं चीन की टेक्नोलॉजी चोरी करता है, कॉपी करता है, वो तो सब आपका प्रोपेगेंडा फेल हो गया ना, अब आप चीन को कॉपी कर रहे हैं। अब हम्म, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि चीन से लड़ने का एक ही तरीका है, वो है गैंगस्टरिज्म। हम्म, आप कह रहे हैं कि हम, जब वेनेजुएला का तेल लेने के पीछे क्या विचार है कि चीन ने वहां पे बहुत इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वहां से तेल चीन जा रहा है, उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं, और ये शायद बहुत ज्यादा कि ईरान पे भी हमला हो सकता है, क्योंकि ईरान से बहुत सारा तेल जाता है, तो आप जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं कि किसी तरह से हम चीन की जो प्रगति है उसको रोक दें। लेकिन हम्म। ये कि असर चीन पे नहीं होगा, इसका असर भारत पे भी होगा, तो इसका असर दुनिया पे ब्राजील पड़ेगा। पे भी होगा, क्योंकि जो चीन का मॉडल है, मैं नॉट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडल बात कर रहा हूँ, जो इकोनॉमी है उससे भारत का हम्म, मॉडल बहुत अलग नहीं, वो सप्लाई चेन्स वो भारत से भी जुड़े हुए हैं, हम्म, वो ईरान से भी जुड़ी हैं, वो ब्राजील से भी जुड़ी हुई हैं, तो सब पे बिल्कुल। उसका असर होगा। तो हम्म, ये कोशिश है कि किस तरह से, देखिए कहते हैं ना कि जो फिल्मों में, जैसे अमेरिकन जो वेस्टर्न फिल्में होती हैं, जब गैंगस्टर गिरता था, गोइंग डाउन ऑल गन्स ब्लेजिंग बोलते हैं ना, हम्म, एक अंग्रेजी में एक डेविड करता है कि हम्म, गिरते गिरते भी वो गोली चलाते चलाते जाता था नीचे। तो हम देख रहे हैं कि अमेरिका का एम्पायर जो है वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में है, और डोनाल्ड ट्रंप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं दोनों तरह से, हम्म। वो सिंबल भी हैं और उस क्राइसिस के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। कि और डोनाल्ड शायद ट्रंप का कारण भी। मैंने कारण भी है कि मैंने जो बात वो 1982 में बोल रहे थे वही बात अभी बोलते हैं, उनका पुराने इंटरव्यूज यूट्यूब में आप जाके देख लीजिए, वो यही बात बोल रहे थे। उस वक्त वो जापान को अटैक करते थे, क्योंकि हम्म, उस वक्त जापान बहुत बड़ी पावर था, चाइना कुछ नहीं था। तो हम्म, अब वो वही बातें चीन के बारे में बोल रहे हैं कि कैसे चीन जो हमारा इस्तेमाल कर रहा है, आप कहते हैं चीन हमको एक्सपर्ट कर रहा है। चीन के कंपनियां कौन लेके गया, चीन, हम्म, आप लेके गए, चीन ने तो आपके पास नहीं आया था। रिचर्ड हम्म, निक्सन और हेनरी किसिंजर चीन गए थे 1972 में, आप गए थे चीन के पास, ये हम अपना कॉपरेशन करना चाहते हैं। तो ये पूरी तरह से किस तरह से एक अब ये भारत के बारे में कह सकते हैं कि आप जो हमारी सिलिकॉन वैली है, बेंगलोर, हमने जॉब चुरा लिया, हमने जॉब नहीं चुराया है, हम्म, आप गए थे वहां कि आप जो कॉल सेंटर्स बनाइए, यहाँ ऑपरेट कीजिए, हम आपको बिजनेस देंगे। तो ये बात तो और आपके यहाँ बेरोजगारी है, अब अपने जो गरीब लोग हैं, काले लोग हैं, उनको आप गरीब रखना चाहते हैं, और आप उसमें तो आपका जो मॉडल में जो डिफेक्ट है उसके लिए कोर्स करेक्शन चाहिए, और कोर्स करेक्शन ये नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, मेरे ख्याल बिल्कुल ही नहीं है। उसका कोर्स करेक्शन जो है मेरे ख्याल से वो और मॉडल है, जिसे जो कि बर्नी सैंडर्स जैसे लोगों ने जो कहा है मेरे के बारे में, वो कोर्स करेक्शन अमेरिका को करना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा, वहाँ के जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो अन्याड हैं, अब तो ट्रिलियनर हो गए, एलॉन मस्क तो ट्रिलियनर हो गए, उनकी सैलरी $1 ट्रिलियन हो, और बाकी टेक बिलियनर सबके पास, किसी के पास 750 बिलियन है, किसी के पास इतना बिलियन, तो वो सब मिल के तो
आप एक अलग किस्म की दुनिया बनाना चाहते हैं, और एक लेकिन अलग देश, एक अलग ही देश है वो, कहीं और का ही, उसका कोई और तो मेरे ख्याल से अमेरिका एक विचारधारा है, अमेरिका इज एन आइडियोलॉजी, और जो भी वहाँ जाता है उस विचारधारा में ढल जाता है। तो हमारे भारतीय लोग भी जब अमेरिका पहुंच जाते हैं तो वो अ, उसी भाषा में बात करते हैं। अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म जिसको कहा जाता है कि एक अपवाद है अमेरिका, और बाकी देश तो देश हैं, लेकिन अमेरिका एक अपवाद है। लेकिन जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, बी केयरफुल व्हाट यू से, व्हाट यू विश। मेरे ख्याल से अपवाद एक गलत इसकी भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि जितनी क्राइसिस अमेरिका में सामाजिक है, किसी एक हाथ बात पे विभाजन है, कौन क्या खाता है, क्या पहनता है, किसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या, आप कहाँ जाते हैं, क्या हर बात पे विभाजन है समाज में, जो कि एक्चुअली बहुत ज्यादा होमोजीनियस सोसाइटी, अगर हम लोग भारत के दृष्टिकोण से देखें बहुत ज्यादा होमोजीनियस है, लेकिन वहां पे हर बात पे विभाजन है। सब जिस देश का सामाजिक ढांचा अंदर से बिखरा हुआ है, और ये फर्क चीन के साथ है। चीन में आप ये विभाजन, आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आप क्या, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, क्या, इस बात के लेके कोई चीन में झगड़ा नहीं है, ना कभी रहा, कोई झगड़ा नहीं। तो आपका ये है, आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी ज्यादा हो गई कि आपका $38 ट्रिलियन का डेट है अभी, और आपका जीडीपी है वो है करीब $34 ट्रिलियन। तो वो डेट कभी आप पे नहीं कर सकते, आपको पता है कि आपका जो डेट है वो आपको उसको तो आप अब यही करेंगे। इसका नतीजा क्या होगा, आई थिंक हमको देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से दुनिया के लिए, खास करके जिस रीजन में मैं बैठा हुआ हूँ, हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। एक विषय है कि इस तरह के हस्तक्षेप और होंगे, और देशों को हिलाने की कोशिश की जाएगी, राजनीतिक इंटरफेरेंस होगा, ये सब होगा। लेकिन ब्राजील में कहा एक कहावत कहते हैं कि संघर्ष चलता रहेगा। यहाँ पे लोग अपने बात की काफी इस्तेमाल करते हैं, अपने स्टेटस जो है, संघर्ष चलता रहेगा। तो एक कहते हैं कि ये तो लगातार एक संघर्ष है, किसी भी देश के अंदर, डेमोक्रेसी के बीच हो, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच हो, वही इंटरनेशनल लेवल पे भी वो वही बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो संघर्ष चलता रहेगा, और उसमें देखें कि क्या तो इस बातचीत को अब यहाँ रोकते हैं शोभन, और मेरे ख्याल से एक बेहतरीन बात हुई, और मेरे ख्याल से हिंदी भाषियों में के लिए वेनेजुएला को लेकर और दक्षिण अमेरिका को लेकर एक दिलचस्प बातचीत आप लोगों ने सुनी शोभन के साथ अभी, और ये और उसके जरिए दुनिया को देखने की, समझने की कोशिश भी कि हमारे और वहाँ के देशों, ब्राज़ील और वेनेजुएला जैसे देशों के बीच में हमारी समानताएं क्या हैं, हमारी चुनौतियां क्या हैं, और हमारे जो भविष्य, किस तरह के भविष्य की तरफ हम एक तरह एक साथ देखते हैं। बहुत शुक्रिया शोभन आपका। आपको ये बातचीत अगर पसंद आई तो इस कार्यक्रम को अपने हम ख्याल लोगों के साथ साझा करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार और बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका धन्यवाद, शुभ। धन्यवाद नीतीश। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।